हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने केयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड सेल्स को देखा था, अर्थात लेड एसिड सेल्स से हमें अधिक इफ़िशियंसी और हाई सर्विस ड्यूरेशन प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपनी बैटरी का लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सारी बातों को देखा था। इसके अलावा सेल्स का कॉम्बिनेशंस देखा था। हमने देखा था कि अगर हमारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कम है और हमें ज़्यादा मात्रा में करंट की वैल्यू प्राप्त करनी है तो हमें उनका कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में करना चाहिए। और अगर हमारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक है, हमारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ऐसी अवस्था में यदि हमें हाई करंट प्राप्त करना है तो हमें उनको समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आज हम सोलर पैनल, सोलर एनर्जी, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा इसके साथ ही हम मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी देखेंगे कि ये बैटरी क्या होती हैं। ठीक है, तो सोलर एनर्जी की बात करें तो बेसिक टर्म में अगर बात करें तो आप सब कहेंगे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा कह देते हैं। बिल्कुल सही बात भी है। सामान्य भाषा में सौर ऊर्जा से तात्पर्य सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही होती है। जब सूर्य की किरणों को किसी एक पॉइंट पर हम इकट्ठा करते हैं तब जब ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उस प्रकार उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि जो सूर्य से हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है, अगर इस एनर्जी को हम किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करें और उसके द्वारा एनर्जी हम क्रिएट करें तो उसे कह देते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, सामान्य भाषा में सौर ऊर्जा से तात्पर्य सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, अब इस प्रकार से सूर्य की ऊर्जा को किस प्रकार हम किसी एक पॉइंट पर कलेक्ट करते हैं, इसके लिए बहुत सारे कलेक्टर्स यूज किए जाते हैं। हालांकि हमें इतने डिटेल्ड में इसमें नहीं जाना है, जस्ट हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। और इस प्रकार से जो नेचर की ये प्रदत्त अमूल्य एनर्जी है, इसका हम अपने जीवन में भरपूर उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, सौर ऊर्जा और सौर विकिरणों एवं सूर्य के ताप के प्रयोग द्वारा एक विकसित तकनीक है और इसके रूप हैं सौर ताप यानी सोलर टेम्परेचर, सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशंस और कृत्रिम संश्लेषण यानी सिंथेटिक एनालिसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब सौर ऊर्जा के लाभ क्या हैं भाई, इससे हमें एडवांटेज क्या मिलने वाला है? तो सौर ऊर्जा कभी ना खत्म होने वाला संसाधन है, यानी जब तक सूरज रहेगा तब तक हमें सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। और ये अनवीकरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रतिस्थापन है, यानी जो हमारे ऐसे सोर्स हैं जो एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाएंगे, एनर्जी के वह सोर्स हैं जो एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोल, फिर नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स इत्यादि। इनका भंडार एक बार समाप्त हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। इनके भंडार को बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कोई एक अल्टरनेटिव इनका खोजा जाए ताकि उनका प्रयोग कम कर सकें और इनको भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सके। तो इस प्रकार से ये हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स का एक सबसे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, सोलर एनर्जी। ठीक है, सौर ऊर्जा वातावरण के लिए भी लाभकारी है, यानी जो हमारा सोलर एनर्जी है ये इको फ्रेंडली है, इससे एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इसके उपयोग से वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य हानिकारक गैसें प्रदूषित भी नहीं करती हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी किसी भी जगह पर स्थापित किया जा सकता है, यानी ऐसी हर जगह पर जहाँ पर सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं वहाँ पर सोलर सेटअप को हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी अन्य संसाधनों की अपेक्षा सोलर सिस्टम थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा अनेक उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग में लाई जा सकती है, जैसे उष्णता के लिए, यानी किसी स्पेस को गर्म करने के लिए, विशेषकर ठंडे प्रांतों में या ठंडे प्रदेशों में, जैसे कि यूरोपियन टेरिटरीज़ हैं, यहाँ पर हमें ठंडक ज़्यादा होती है तो रूम हीटिंग इत्यादि के लिए हम सोलर सेटअप का उपयोग कर सकते हैं। ड्राई करने के लिए
भोजन पकाने में यानी कुकिंग में सोलर कुकर्स भी आते हैं, तथा बिजली के रूप में अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उस रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी जो सोलर एनर्जी है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, इसका उपयोग हम कई रूप में कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सौर ऊर्जा का उपयोग हम कार में, हवाई जहाज़ में, जहाज़ों में, उपग्रह में, कैलकुलेटर में तथा अन्य उपकरणों में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं इसरो या फिर अन्य जो स्पेस एजेंसियां हैं वो अपने उपग्रहों इत्यादि को लगातार संचालित करने के लिए सोलर पैनल्स का आसानी से उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में सूरज की एनर्जी लगातार हमें मिलती रहेगी और हमारे उपग्रह लगातार कार्य करते रहेंगे। ठीक है। हालांकि इन सब लाभों के बावजूद भी, इतने सारे एडवांटेज के बावजूद, इनमें कुछ डिसएडवांटेजेज भी आते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी से बिजली का उत्पादन हम रात में नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय सूर्य देवता उपलब्ध नहीं होते। ठीक है। या सन अवेलेबल नहीं होता है रात में, इसलिए सोलर एनर्जी उस समय काम नहीं कर पाएगी। सोलर एनर्जी केवल तभी काम करेगी जब सूर्य की किरणें हमें प्राप्त हो रही हों। ठीक है। केवल वही क्षेत्र और ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम हो सकते हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में आ रही हों। यानी जो ध्रुवीय पोलर सेक्शंस हैं वहाँ सूर्य की किरणें बहुत कम मात्रा में पहुँच पाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ सोलर सिस्टम ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए हमें सौर उपकरणों के अतिरिक्त इन्वर्टर एवं इसके संग्रहण के लिए बैटरी की भी आवश्यकता होगी। वैसे सौर उपकरण सस्ते होते हैं, परंतु साथ में उपयोगी इन्वर्टर और बैटरी इसे महंगे बना देते हैं। ठीक है। अगर हमें सोलर सेटअप लगाना है तो सोलर सेटअप में यानी सोलर एनर्जी को किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करने के लिए कलेक्टर्स की आवश्यकता चाहिए, सोलर कलेक्टर्स की। उसके बाद उनका उपयोग करके हम स्टीम इत्यादि बनाते हैं और फिर एनर्जी क्रिएट होती है, या फिर डायरेक्टली उनका उपयोग हम बैटरी चार्जिंग करके उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो इस सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें बैटरी, इन्वर्टर इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस पूरे सेटअप को महंगा बनाने में पर्याप्त होते हैं। अब जो सौर उपकरण होते हैं ये आकार में थोड़ा बड़े होते हैं, तो इन्हें स्थापित करने हेतु हमें बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, और ये एक बार यदि उपकरण लग जाएं तो लंबे समय तक वो भूभाग किसी और काम में हम नहीं ला सकते। ठीक है। इसी उद्देश्य के लिए ही इसे रखना पड़ेगा, इसका उपयोग किसी और कार्य में नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा जो सोलर सेटअप्स हैं, ठीक है, यानी सौर उपकरण हैं, ये थोड़ा सा नाजुक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। इनका रख रखाव का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें इनके बीमा आदि पर व्यय होने से अतिरिक्त लागत भी आती है और खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि ये सेटअप थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं और आसानी से इनमें खराबी आ सकती है। तो इनका बीमा यानी इंश्योरेंस कराने में भी व्यय अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज इत्यादि सोलर एनर्जी के बारे में। अब बात है हमारे पास कि सौर सेल, ठीक है, या सोलर सेल क्या होता है। तो सौर यानी कि सोलर यानी कि सूर्य की बात करें तो सौर बैटरी या सोलर सेल प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा सूर्य या प्रकाश की किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपसे कहती है कि यदि किसी पदार्थ की सतह पर हम प्रकाश की किरणों को गिराएं तो प्रकाश के किरणों की एनर्जी को लेकर उस सतह के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर के सतह से बाहर निकल आते हैं। ठीक है। अर्थात प्रकाश किरणों को प्राप्त करके प्रकाश किरणों को या प्रकाश किरणों के द्वारा किसी सतह पर उन्हें आपतित करके उस सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। अब हम सोलर सेल्स की अगर बात करें कि ये सोलर सेल्स क्या हैं, तो बेसिकली सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का यंत्र है और इसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक इफेक्ट द्वारा, ठीक है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। बैटरी अथवा फ्यूल सेल के विपरीत सोलर सेल को विद्युत पावर उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती।
सोलर सेल्स में अभी आपने देखा जितने भी थे लेड एसिड हो या निकल कैडमियम हो या फिर सिल्वर ऑक्साइड हो, कोई भी हो, इनमें केमिकल रिएक्शंस ज़रूर होती हैं, ठीक है। पर सोलर सेल से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो हमें किसी प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अथवा ईंधन की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें कोई फ्यूल्स भी नहीं चाहिए। और विद्युत जनरेटर के विपरीत सोलर सेल में कोई गतिशील पार्ट भी नहीं होता है, यानी जो हमारे सोलर सेल्स हैं इसमें ना तो कोई केमिकल रिएक्शंस की आवश्यकता है, ना इनमें कोई मूवेबल पार्ट्स हैं, ना इसमें किसी प्रकार की फ्यूल्स की आवश्यकता है। ये डायरेक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत को फॉलो करते हुए सोलर सेल से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर देते हैं। अब इनके लिए कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है जो सोलर पैनल्स कहे जाते हैं। अब ये सोलर पैनल्स क्या हैं ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो जब सोलर सेल का उपयोग छोटे संरचना के रूप में किया जाता है, यानी एक किसी बिल्डिंग विशेष के लिए, किसी गांव इत्यादि क्षेत्र के लिए, छोटे संरचना के लिए, तब सामान्यतया इन्हें सोलर सेल अथवा पैनल या सोलर पैनल कहा जाता है। यानी यूँ कहें कि अगर सोलर सेल के द्वारा हमें एक छोटे क्षेत्र के लिए या छोटे सीमित स्थान के लिए सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इत्यादि प्राप्त करनी है, तो उस लिए जो पैनल लगाया जाता है उसे सोलर सेल अथवा सोलर पैनल कह दिया जाता है, ठीक है। इनका उपयोग मकान मालिकों द्वारा अपने घर के छतों पर अपनी पारंपरिक पावर सप्लाई को हटाने अथवा अपनी पावर क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने बिल्डिंग की पावर को, जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको हटाने के लिए, ठीक है, सोलर सेल को लगा लेते हैं, या उनकी पावर सप्लाई अगर थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो भी सोलर सेल को लगा लिया जाता है, ठीक है। सोलर सेल पैनल का उपयोग उन दूर दराज क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां पर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यानी जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं वो आसानी से उनको स्थापित करना मुश्किल काम होता है, क्योंकि सोलर सेल पैनल में कोई गतिशील भाग नहीं होने के कारण उनका मेंटेनेंस व देखभाल भी बहुत आसान हो जाता है। आप जानते हैं जो सोलर सेल्स हैं, अभी आपने देखा इनमें कोई मूवेबल पार्ट्स वगैरह ऐसे नहीं होते, ठीक है, तो उनमें जो वियर एंड टियर है वो भी नहीं होता और टूट फूट की कोई संभावना नहीं होती, तो उनकी देख रेख और मनोरक्षण भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। सोलर सेल अंतरिक्ष के जो प्रतिष्ठान हैं जैसे कि संचार सैटेलाइट, मौसम सैटेलाइट इत्यादि को भी पावर प्रदान करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था जो इसरो इत्यादि जो स्पेस एजेंसियां हैं वो अपने सैटेलाइट्स में इन सोलर सेल्स का उपयोग करके उसके पावर को काफ़ी इम्प्रूव कर देती हैं ताकि वो काफ़ी समय तक अपने सर्विस को प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब है एप्लीकेशंस ऑफ सोलर सेल्स या पैनल्स, यानी इनका उपयोग क्या है, तो ये ज़रा ध्यान से देखते हैं। सोलर सेल के विविध उपयोग निम्नलिखित हैं, जैसे कि टॉयज या वॉचेज में, ठीक है, घड़ियों में। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, ठीक है, जो विद्युत भट्टियाँ होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। रिमोट लाइटिंग सिस्टम, यानी जो सुदूर क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं इत्यादि में, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमें प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए इनकी सहायता ली जा सकती है या हमारे उपयोग में आ सकते हैं। वाटर पंपिंग, जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी एक नई स्कीम आई है जहाँ सोलर सिस्टम के द्वारा वाटर सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी, तो इस कार्य के लिए भी हमारा सोलर सिस्टम उपयोग में लाया जा सकता है। वाटर ट्रीटमेंट, यानी अगर पानी की शुद्धिकरण करनी है तो उसके लिए भी हम सोलर सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। इमरजेंसी पावर के रूप में तो इसका बहुत ही व्यापक उपयोग है, क्योंकि जब हमारी कन्वेंशनल लाइट चली जाती है, ठीक है, अर्थात पावर कट हो जाता है, तो फिर इस सोलर सिस्टम के द्वारा हम पावर सप्लाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टेबल पावर सप्लाईज, ठीक है, पोर्टेबल पावर सप्लाईज का आशय है कि ऐसा पावर सिस्टम जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। सैटेलाइट्स उपग्रहों में, जैसे अभी हमने आपसे बात की थी, ठीक है। अब है हमारे पास मेंटेनेंस फ्री बैटरी, यानी कि अनुरक्षण मुक्त बैटरी। अब ये बैटरी क्या होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो जो हमारी पारंपरिक बैटरी होती है, इसके स्थान पर एक ऐसी बैटरी जिसे दोबारा भरने की यानी चार्ज करने की आवश्यकता ना हो, ठीक है, बाज़ार की मांग के जवाब में अनुरक्षण मुक्त बैटरी को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। जो हमारी पारंपरिक बैटरी थी उसमें उसके स्थान पर जिसे एक बार रिचार्ज कर दें या एक बार उसे भर दें, उसके बाद उसे दोबारा रिचार्ज या भरने की आवश्यकता ना हो, तो इसके लिए हमें अनुरक्षण मुक्त यानी मेंटेनेंस फ्री बैटरी को प्रस्तुत किया गया, जिसे हम पूर्ण अनुरक्षण बैटरी भी कह सकते हैं। इन बैटरीज को VRLA अथवा
वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी भी कहा जाता है। ठीक है, जो मेंटेनेंस फ्री बैटरीज होती हैं, ठीक है, मेंटेनेंस फ्री बैटरीज, इनको वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी भी कह दिया जाता है। अनुरक्षण मुक्त बैटरी को कभी दोबारा नहीं भरा जाता, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर भरने के लिए कोई फिलर कीप ही नहीं होता। यानी ये एक बार इलेक्ट्रोलाइट इसमें भर दिया तो भर दिया, ठीक है, उसमें दोबारा इसे भरने की या भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भरने वाले कीप के स्थान पर इसमें ओवर प्रेशर यानी अति दबाव वाल्व लगाया जाता है, जो सामान्यतः बंद रहता है। बैटरी के अंदर यदि कोई गैस बनती है तो उसे दोबारा पानी में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस तो होती हैं, बिना रिएक्शंस के हमारी ये पावर जो केमिकल सेल्स हैं ये चलती नहीं है। तो इन रिएक्शंस की वजह से तमाम गैसें जनरेट होती हैं, जिससे अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो हमारे हाई प्रेशर वाल्व हैं, इनकी सहायता से उनको दोबारा हम वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रकार बैटरी के सेल हमेशा पर्याप्त इलेक्ट्रोलाइट रहता है। तो जो हमारी मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, इसका जो मुख्य लक्षण है वो क्या है कि इसमें एक बार इलेक्ट्रोलाइट फिल करने के बाद दोबारा इलेक्ट्रोलाइट फिल करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो क्या इसे चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती होगी? नहीं, चार्ज तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब ये आवेशन इनका ख़त्म हो जाएगा, अर्थात आयंस दोबारा कंबाइंड होकर के कंपाउंड बना लेंगे, तो फिर से उन्हें हमें एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए यानी एंड फॉर्म में लाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देनी पड़ेगी। पर जो इनका इलेक्ट्रोलाइट है उसे एक बार फिल कर देने के पश्चात दोबारा इलेक्ट्रोलाइट फिल नहीं करना पड़ता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्मल बैटरी और मेंटेनेंस फ्री बैटरी में क्या डिफरेंस है, तो आप सीधे स्पष्ट बता सकते हैं कि जो मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है उनमें एक बार इलेक्ट्रोलाइट फिल करने के पश्चात दोबारा इलेक्ट्रोलाइट फिल करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब इस प्रकार बैटरी के सेल हमेशा पर्याप्त इलेक्ट्रोलाइट होता है, और अच्छी गुणवत्ता की अनुरक्षण मुक्त बैटरी का लाभ उनकी जीवन काल के गारंटी से है, ठीक है। यानी इनका लाइफ टाइम भी जो लाइफ पीरियड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अनुरक्षण मुक्त बैटरी को हमेशा ऐसे चार्जर से चार्ज करना चाहिए जो इसके अनुरूप हो। यानी जो हमारी मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, इसे इसके लिए जिस चार्जर का उपयोग सिद्ध किया गया है, यानी इससे बताया गया है कि इसको इस प्रकार के चार्जिंग स्टैंडर्ड के आधार पर चार्ज करना है, तो हमें हमेशा उसी स्टैंडर्ड चार्जर सिस्टम के आधार पर चार्ज करना चाहिए, ठीक है, ताकि बैटरी हमारी काफ़ी समय तक चल सके बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, और एक अच्छी सर्विस हमें बैटरी के द्वारा मिल सके। तो इस प्रकार से ये हमारी मेंटेनेंस फ्री बैटरी थी, और इसी के साथ हमारा ये बैटरी यूनिट यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। इसके आगे क्या उनकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखना और इसके साथ अपने पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते चलना, ठीक है। और इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।